नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इतिहास क्यों पढ़ें इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मेरा नाम हरिहर प्रसाद चौहान है। शासकीय महाविद्यालय पुसौर में इतिहास विषय के सहायक प्राध्यापक हैं और आज जो टॉपिक है, हम इतिहास क्यों पढ़ें इस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः इस पर 4 हेडिंग्स दिया हुआ हूँ कि क्या क्या विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि इतिहास का अर्थ क्या है। दूसरा, इतिहास को लेकर के विद्यार्थियों में क्या सोच है या भ्रांतियाँ हैं, और इतिहास पढ़ने के लाभ। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इतिहास विषय पढ़ने के बाद हम कैसे अपना करियर निर्माण कर सकते हैं। पहले अपने लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक सामान्य सा जो प्रश्न है कि किसी विषय का चुनाव कैसे करते हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि किसी विषय को पढ़ने के लिए या उसको विषय को चयन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये कि क्या वह विषय हमारे रुचि का है, हमारे इंटरेस्ट का है। दूसरा, क्या उस विषय को पढ़ने से हम अच्छे अंक अर्जित कर पाते हैं या कर सकते हैं। तीसरा, क्या उस विषय को हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है या नहीं, ये हम सोचते हैं। चौथी, क्या वह हमारे आसपास के परिवेश की जानकारी उपलब्ध कराता है या हमारी सामान्य जानकारियों को विकसित करता है कि नहीं। और सबसे अंतिम बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या इस विषय को पढ़ने से हमारे पास करियर के काफ़ी सारे विकल्प मौजूद हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या यह हमें मदद करेगा। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम चिंतन मनन करते हैं, उसके पश्चात ही हम किसी विषय को चयन करते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इतिहास विषय का यदि हम चयन किए तो इतिहास विषय जो होता है बहुत ही रुचिकर होता है, क्योंकि उसमें अतीत माने पिछले वर्षों की घटनाओं या जो बीत गया है उन घटनाओं को पढ़ते हैं, कैसे रहन सहन है। तो ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है, उसमें स्टोरीज रहती है, विभिन्न प्रकार के बैटल्स होंगे, युद्ध होंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलता है। तो एक रुचि इंटरेस्ट वहाँ पर आता ही है। दूसरी बात, पिछली कक्षाओं की अध्ययन की यदि मैं बात किया हूँ तो बेसिक हम लोग जब कक्षा 6वीं से 10वीं तक जाते हैं तो बेसिक हिस्ट्री, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान की पुस्तकों में बेसिक जो इतिहास जो दिए रहता है उस 10वीं तक हम लोग लगभग अध्ययन किए रहते हैं, तो उससे पहले से परिचित रहते ही हैं। दूसरी बात, यदि सामान्य परिवेश में बात किया जाए तो पहले क्या घटा था, अभी क्या घट रहा है, अभी कैसे हो रहा है, ऐसे चर्चाएं होती ही रहती है। तो ये इन चर्चाओं, चूँकि हम इतिहास पढ़े रहेंगे, उन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो ये चीज़ें हमको समझ में आने लगेगी। और फिर करियर निर्माण के लिए तो अलग से मैं इस आगे के लेक्चर में बताऊंगा ही। तो ये इन सभी बिंदुओं पर खरी उतरती है और इतिहास से भी अब परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। चलिए, तो फिर पहला टॉपिक अपन चर्चा करते हैं कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। इतिहास का क्या अर्थ होता है। सरल बोलचाल की भाषा या सरल अर्थों में हम बात करें तो अतीत का अध्ययन, अर्थात अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करना इतिहास है। लेकिन इतने से ही अध्ययन करने से ही इस की बात करें या इतिहास को अध्ययन करने की ही बात करें तो इसके जो परिभाषा है वो सीमित हो जाती है। तो इसमें हम कुछ और जोड़ दें कि उन अध्ययन से हम जो अतीत में जो घटनाएं घटी है उसमें क्या गलतियां हुई,
क्या समस्याएं हुई, इन चीज़ों को जान करके समझ करके यदि अपने वर्तमान और भविष्य में सुधार करते हैं, तभी तो हम मानते हैं कि हमने इतिहास का अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि बीते हुए घटनाओं की गलतियों और समस्याओं से वर्तमान में हल ढूंढना तथा भविष्य के लिए संभावना व्यक्त करना भी इतिहास है। अब हम देखते हैं कि इतिहास को लेकर के विद्यार्थियों के मन में क्या भ्रांतियां हैं, क्या उनकी सोच है। सबसे पहला, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये एक कठिन विषय है, इससे बोरिंग उबाऊ महसूस होता है। दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा बच्चों में ये भ्रांतियाँ घर कर गई है या बैठ गई है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेट्स होते हैं, सन को याद रखना पड़ता है, तारीख याद करना पड़ता है, राजा रानियों के बारे में पढ़ना पड़ता है, उनके पढ़ करके हमको क्या लाभ। दूसरा, कई लोगों की ये सोच होती है कि इतिहास पढ़ने से करियर के विकल्प बहुत ही कम हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि लोगों के विचारों या विद्यार्थियों के विचारों को यदि मैं एक्सप्लेन करूं, तो यदि देखा जाए तो मैं पहले ही बताया था कि एक रुचिकर विषय है, क्योंकि इसमें न केवल हम किसी काल विशेष की जानकारी पढ़ते हैं, बल्कि वर्तमान में अभी जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो समाज की व्यवस्था लें या राजनीति की व्यवस्था लें या धर्म की व्यवस्था लें या कला और संस्कृति, चाहे विश्व के जो राज्य हैं या देश हैं, उन सभी की स्थितियों पर गौर करें, तो ये जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो एकाएक एकदम से ऐसे निर्मित नहीं हुई है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जिम्मेदार हैं। तो उन सभी घटनाओं को हम लोग यदि पढ़ेंगे, उनसे परिचित रहेंगे, तो ही हम एक सटीक अनुमान वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए व्यक्त कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम इतिहास जो पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग उसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा, सन और तारीख। सन और तारीख याद करने की जो बहाने होते हैं, या ये बोल सकते हैं घटनाएं माने चीज़ें बोरिंग महसूस कराती है, सन और तारीख याद नहीं रहता है। तो किसी भी विषय में यदि हम पढ़ेंगे तो 3-4 प्रश्न होते हैं कि किसी भी विषय की कोई अवधारणा होती है, उसमें क्या, कैसे, कौन, कब, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों का यदि हम उत्तर ढूंढें, उन सभी प्रश्नों को यदि हम चर्चा करें, तो भी हमें वो अवधारणा जो है स्पष्ट अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो इतिहास के साथ भी वही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इतिहास पढ़ने के लिए सन और तारीख याद करना ज़रूरी होती है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान ली जाए एक सामान्य सी घटना है, जो अब ले सकते हैं 13 अप्रैल 1919 की एक घटना थी। ये डेट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतिहास में डेट्स पढ़ते हैं करके बोल रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है, ठीक है। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड ज़्यादा क्या है, इसमें क्या हुआ था वो इम्पोर्टेंट है कि डेट, हमको उस घटना में क्या हुआ वो जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो डेट। अब वो घटना बहुत ज़्यादा माने उस घटना को जानोगे कि एक पंजाब, जो वर्तमान में अभी पंजाब पड़ती है राज्य, उसमें अमृतसर एक शहर है और उसमें एक जलियांवाला बाग एक है। तो जब वहाँ पर जलियांवाला बाग में उस समय एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को विरोध करने के लिए लोगों वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, और उस भीड़ पर अचानक से जनरल ओडायर, उस समय ब्रिटिश अधिकारी थे, माने अंग्रेज अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी थे, वो अचानक से आए। चूँकि उस उद्यान में प्रवेश का केवल एक ही मार्ग था, और उस मार्ग पर इन लोग यहाँ पर आ करके उसने पुलिस की टुकड़ी खड़े करवा दिए और फायरिंग करवा दिए, जिसमें काफ़ी लोग
मारे गए थे। तो इस घटना को हम लोग देखते हैं कि निहत्थे मासूम महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उन सभी पर निहत्थे थे और उन लोग और शांतिपूर्ण ढंग से उन लोग उस सभा का आयोजन कर रहे थे। कोई हिंसात्मक गतिविधियां नहीं संचालित हो रही थी। तो वहाँ पर जा कर के फिर फायरिंग करवा देना, बिना सावधान किए फायरिंग करवा देना, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में भारतीय लोग मरे थे। तो ये जो घटना है, यहाँ पर ये घटना ज़्यादा, इस घटना को जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये डेट्स तो फिर बार बार जब कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो याद हो जाते हैं। अब उसके कारण कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होती है। दूसरी बात, यदि प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे तो राजा मिलते हैं, सम्राट मिलते हैं, उन लोगों के बारे में पढ़ना पढ़ाना बोरिंग लगता है, ऐसा बोलते हैं पढ़ने से क्या लाभ है, ऐसा नहीं है। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पढ़ा जाता इतिहास में। यदि कोई सम्राट अशोक के बारे में बात किया जाए तो अशोक ने कलिंग युद्ध किया है, मतलब इतिहास का ही मैं उदाहरण ले रहा हूँ कि आप लोग बोलचाल पढ़े होंगे, अशोक का नाम सुने होंगे, कलिंग युद्ध के लिए जाने जाता। तो ये अशोक कैसा शासक था वो मैटर करता है। या अकबर महान के बारे में बोलते हैं तो अकबर कैसा बादशाह था, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि वो क्या किया, कैसे किया। ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन उसके चरित्र को समझने की बात, उसके चरित्र को समझेंगे तब हम वो चीज़ को हमको रुचिकर लगेगा और लाभदायक सिद्ध होगा। तो फिर मैं बताता हूँ कि जैसे कैरियर निर्माण में बहुत ही ज़्यादा व्यापक पैमाने पर एक आधार का काम करता है ये कैरियर निर्माण में। ये तो इतिहास के लिए अभी उसके लिए मैं चर्चा करूँगा ही आगे। तो बहुत आयाम तैयार करते हैं इसमें कैरियर निर्माण के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं का तो आधार ही है ये इतिहास। तो इन सभी भ्रांतियों जो हैं वो लगभग मेरे ख्याल से बच्चों में नहीं होनी चाहिए कि ये कठिन है, बोरिंग है, या इसमें राजा रानी को ही पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें समाज, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट, चूँकि मैं एक एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करूं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे लेके चलता हूं कि इतिहास पढ़ने के लाभ क्या हैं। इतिहास पढ़ने के जो सबसे पहला लाभ जो है, इससे हम अपने परिवेश, समाज में प्रचलित जो रीति रिवाजें हैं, उसके बाद समाज में ही जो धर्म चल रही है और संस्कृति है, तथा राजनीति का विकास कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम समग्र रूप से करते हैं। या यह कहना तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि समाज, एक सामान्य से उदाहरण लेता हूं मैं कि आज हम देख रहे हैं कि समाज में जैसे कुछ चीज़ें हैं, छुआछूत की भावना जो है नगण्य हो गई है, नहीं के बराबर है, कहीं कहीं पर प्रचलित भी होगा, वो अपवाद है। लेकिन अब देखिए कि समाज आज कैसे समानता पर, मतलब समान व्यवहार, छुआछूत की चीज़ें जो कुरीतियाँ थी वो लगभग समाज से दूर होते जा रही है। तो ये जो समाज है आज इतना विकसित हो गया है, इसके बहुत पहले की यदि बात करें तो ऐसे नहीं था समाज, ठीक है। समाज ऐसा नहीं था, वहाँ पर छुआछूत विद्यमान थी, वर्ग, जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ें जो है समाज में व्याप्त थी। कैसे उसमें विकास हुआ, कैसे उस पर आंदोलन किए गए, और उन विकास क्रमों का अध्ययन हम करते हैं और ये समझ पाते हैं कि आज की जो स्थितियां हैं वो कैसे ही, आज की जो स्थिति है वो कैसे है, और इस पे और क्या जो कमियां हैं उस पे और कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से रीति रिवाजें जो बोल रहा हूँ, तो रीति रिवाजें, कुछ रीति रिवाजें अच्छी है, कुछ रीति रिवाजें जो कुरीतियाँ थी उसको दूर की गई है। आज हम लोग देख लें प्रचलन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रीति रिवाज हैं
जो पहले जो हमारे भारतीय जो संस्कृति थी उन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रीति रिवाजों में शामिल कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पश्चिमी संस्कृतियों को भी अपनाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत विविध प्रकार की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पश्चिम की चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर ग्रहण कर पा रहे हैं। तो हम अपने रीति रिवाजों में खान पान में, है ना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अब खान पान में भी चेंजेस पा रहे हैं। जो यूरोपियन चीज़ें जो बाहर में यूज किया जा रहा है उसको आज यहाँ पर भी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। कोका कोला, पेप्सी, ये सब विदेशी ब्रांड है, उसको आज यहाँ पर भी यूज किया जा रहा है। आज विदेश हम लोग जा गए नहीं है, लेकिन विदेशी की चीज़ों को अगल बगल के हर हर घर में आप विदेशी चीज़ पाएंगे, उनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो समाज कहाँ था और कहाँ पर विकसित हुआ, इन सब चीज़ों को भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। उसी प्रकार से धर्म की बात करूं तो विविध प्रकार के धर्म, जैसे कि न केवल हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म है, उसी प्रकार के बौद्ध धर्म है। अभी हम भारत में बात करें तो करीबन 1% या 1% के लगभग बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, जबकि भारत में ही इस धर्म का प्रारंभ हुआ है। गौतम बुद्ध जो थे भारत के ही थे, है ना। जैन धर्म का भी उद्भव यहीं से हुआ है, बौद्ध धर्म का भी उद्भव यहीं से हुआ है, लेकिन आज हमारे देश में उसको मानने वाले की संख्या 1% है। ऐसा क्या कारण हो गए कि हमारे देश में वो धर्म जो है बहुत ही 1% तक सीमित रह गई। लेकिन आज देखो, चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के, जापान हो गए, तुम्हारे एक थाईलैंड हो गया, इधर जो दक्षिण पूर्वी देशों में ये बौद्ध धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर है। वहाँ की बहुल जनसंख्या इस धर्म को मानने वाली है ना। तो ऐसा क्या रीजंस था, उसको हम लोग इतिहास में ही पढ़ पाएंगे। ऐसा क्या कारण हो गया कि वो सिमट कर रह गई, है ना। उसी प्रकार से संस्कृतियां हैं, हम लोग क्या क्या कला सीखे, मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ, वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, अच्छे अच्छे भवन निर्माण कैसे हुए, मूर्ति बने, पेंटिंग्स बने हैं, है ना, जो इमारतें आज देख पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सब चीज़ों को विकास हम लोग देख पाते हैं। राजनीति में भी देखिए कि किस प्रकार से पॉलिटिक्स आज कहाँ पर पहुँच गया है पॉलिटिक्स, है ना। पहले ऐसे नेता होते थे जो अपने प्राण का निछावर कर दिए हमारे देश के लिए। आज के नेता लोग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए ही लगे हुए हैं, है ना। तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने का अवसर हमको इतिहास पढ़ने से मिलता है, एक समझ विकसित होती है। दूसरी जो चीज़ जो दूसरी जो बिंदु है वो है समान ज्ञान का आधार। जो इस इतिहास को पढ़ने से बहुत सारे सामान्य ज्ञान हमारे ऐसे ही डेवलप हो जाते हैं। अब कैसे विकसित हो जाते हैं, कैसे मैं इस पे चर्चा करूं, तो कब की घटनाएं कब हुआ है, वो घटना कब हुआ, यहीं तक सीमित नहीं रहता है। अब मैं जलियांवाला बाग एक उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं, देखिए, आप लोग को मैं बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं बताया, तो उस समय मैं आपको ये बताया कि वो जलियांवाला बाग कहाँ है। सबसे पहली बात, वो जलियांवाला बाग कहाँ है, तो वो बताया कि पंजाब राज्य में है भारत के, और उसके बाद पंजाब राज्य के एक शहर है, अमृतसर में है, अमृतसर में वो है। तो ये जो भौगोलिक स्थिति को हम बताते हैं, माने भूगोल का भी अध्ययन हम लोग साथ साथ इतिहास में करते हैं। उसके बाद तिथि कब की घटना है, तो वो इतिहास की बात हो गई। तो भूगोल, न केवल इतिहास पढ़ने से केवल तथ्य और घटनाओं को ही नहीं अध्ययन किया जाता है, समाज का भी अध्ययन किया जाता है। तो समाज, जैसे इसके नेक्स्ट जो मैं बिंदु रखा हूँ, समस्त मानवीय विषयों की जननी भी है ना। तो समस्त मानविकी विषय मतलब समाज शास्त्र का भी हम इसमें अध्ययन कर पाते हैं, अर्थशास्त्र का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कि कैसे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है ना। उसके बाद हम लोग कला का भी विकास देखते हैं, पेंटिंग्स हो गया, मूर्ति कला हो गया, है ना, भवन वास्तुकला हो गया, कैसे निर्माण किए, मंदिर कैसे निर्मित हुए, भवनों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद साहित्य का विकास कैसे हुआ, भाषा लिपि का विकास कैसे हुआ है। ये सभी चीज़ों को हम लोग इस विषय में अध्ययन करते हैं। तो जैसे इतिहास में ये सब चीज़ों को हम लोग कोई अलग सी
अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वहाँ पर जैसे कला और संस्कृति में वहाँ क्या डांस था, यहाँ कहाँ जैसे भांगड़ा है, भांगड़ा पंजाब का नृत्य है ना? तो ये सब चीज़ें जो कला संस्कृतियाँ जो चीज़ें हैं, इतिहास में ही समेटे हुए हैं। सब इतिहास इस सभी चीज़ों को समग्र रूप से इन सभी चीज़ों को अपने आप में समेट के रखी हुई है। तो वहाँ से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। जैसे हम लोग विश्व का इतिहास भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ की भौगोलिक जैसे राजधानी क्या है, बड़े बड़े शहर क्या हैं यूरोप के, जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वहाँ कितने प्रांत हैं, तो वो सब चीज़ जब पढ़ेंगे तो उनकी घटनाएं वाशिंगटन में हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, फिलाडेल्फिया में हुआ, ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो वो पता चलता है कि हाँ ये अमुक शहर वहाँ अमेरिका में है। उसी प्रकार के यूरोप में पढ़ेंगे कि ब्रिटेन ब्रिटेन जो था एक देश था, तो ब्रिटिश महाद्वीप आज अब इंग्लैंड को एक देश नहीं है, वो द्वीप समूह है, ब्रिटिश महाद्वीप है। तो वहाँ पर आयरलैंड है ना? उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, 3 जो क्षेत्र हैं उसको लेकर के बना है। तो ना केवल हम लोग केवल उस काल की घटनाओं को अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि वो भौगोलिक स्थितियों से ये हम लोग देश विदेश की भी जानकारी हम लोग इससे अर्जित कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह बहुत ही हमारे सामान्य ज्ञान को विकसित कर देता है। और इससे न केवल हम सभी जो विषय हैं उन सभी विषयों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग समझ पाते हैं, उन जानकारी उनकी विकास को हम समझ पाते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। चूँकि बहुत सारी जानकारियाँ हमारे को प्राप्त हो जाती है इतिहास पढ़ने से, तो यह हमारे अपने आप में एक आत्मविश्वास जो है विकसित हो जाता है। हमारे जब बहुत सारी चीज़ें हम जान पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ जाता है और किसे ये व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक करता है। जब हमारे पास नॉलेज होता है, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस जब इम्प्रूव हो जाएगा तो वो हमारे व्यक्तित्व में झलकता है। जब हम चर्चा करते हैं, आज हम मान लीजिए किसी पेपर में कोई टॉपिक आया कि उस पर चर्चा करेंगे, तो हम वहाँ पर उस चर्चा में, उस वार्ता में अपने आप को सम्मिलित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हम उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी रखते हैं और अपनी दृष्टिकोण वहाँ पर रख पाते हैं, अपने व्यूज़ वहाँ पर रख पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो व्यक्तित्व है प्रकाशित होता है, निभरता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास पढ़ने से हमारा जो है सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्तित्व के साथ, आत्मविश्वास के साथ सामान्य ज्ञानकारी जो है मजबूत होती है और आसपास परिवेश की जो घटनाएं हैं उन सब चीज़ों से हमारा जो सोच है, समझ है, एक अलग दृष्टिकोण रखती है। अब मैं इसके बाद हम जो सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम जो टॉपिक है कि हमारे पास करियर के क्या क्या ऑप्शन है इतिहास पढ़ने से। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हेडिंग्स दिया हूँ उसमें मैंने लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय। तो क्या क्या प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जो सबसे टॉप का जो हमारे देश में अभी सबसे बड़ा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आयोग है वो उसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बोलते हैं यूपीएससी। और इस यूपीएससी से क्या क्या जॉब्स के अवसर मिलते हैं हम लोग को? एक बड़ा नाम सुने होंगे आप लोग, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, और एक नाम सुने होंगे पुलिस अधीक्षक, जो जिला का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है ना। तो कलेक्टर जिसको आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, और ये पुलिस अधीक्षक जो बोल रहा हूँ सबसे बड़ा जो होता है जिले में वो होता है आईपीएस। ये दोनों फर्स्ट क्लास जॉब होते हैं, ये केंद्र डायरेक्ट सेंट्रल से नियुक्त होते हैं, है ना, हर जिले में। तो इस आईपीएस है, आईएफएस है, आईएएस है, आईआरएस है, ये सभी बहुत सारे कैडर्स की नियुक्ति जो होती है, फर्स्ट क्लास जो जॉब होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसकी नियुक्ति के लिए हमको यूपीएससी फाइट करना पड़ता है। और यूपीएससी में हम लोग देखते हैं कि उसके जो चरण होते हैं परीक्षा के, वो 2 चरणों में होता है। पहला चरण जो होता है उसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और दूसरा जो चरण होता है
उसको मुख्य परीक्षा होता है। तो प्रारंभिक जो चरण होता है एक प्रकार से स्क्रीनिंग होता है, उस पर छटनी किया जाता है और जितने लोग आवेदन किए रहेंगे या जितने पोस्ट हर साल निकलते हैं उतने पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट्स को प्रारंभिक परीक्षा में चयन किया जाता है। तो उसमें दो परीक्षाएं होती है, दो पेपर होता है, एक होता है सामान्य ज्ञान का और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड का, सामान्य बौद्धिक तर्क शक्ति वगैरह का, है ना। तो सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा होती है उसमें मेजर भूमिका निभाती है कौन? इतिहास। तो यहाँ से हर साल हम लोग देखते हैं कि 10 से 12 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं इतिहास से। 10 से 12 प्रश्न इतिहास से आ जाते हैं और कला और संस्कृति से करीबन आ जाते हैं 8-10 प्रश्न। तो आप देख लीजिए लगभग 20 प्रश्न हर साल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। कला संस्कृति चूँकि इतिहास में पढ़े रहोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और जल्दी याद रहेंगे क्योंकि पहले से पढ़े रहोगे। इतिहास तुम्हारा विषय रहेगा तो उससे प्रश्न जल्दी बन जाएंगे। तो 20 प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे। चूँकि अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर बाकी चीज़ों को भी तैयारी करोगे तो वहाँ से कुछ तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग से आपको इतिहास उस समय पढ़ना नहीं पड़ेगा और ये 20 प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। और जो तार्किक जो प्रश्न होता है उसमें एलिजिबल होना रहता है, क्वालिफाइंग नंबर लाना रहता है, मात्र 33% उसमें लाना रहता है। बाकी इसमें वैल्यूएशन होता है पहले पेपर से, ठीक है। तो इसको यदि आप पास करते हैं तो उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है। मुख्य परीक्षा जो होता है ये पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद मुख्य जो परीक्षा होता है वो लिखित होता है। तो यहाँ पर लिखित होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लिखित परीक्षा जो है 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर, जिसमें 5 पेपर जो होते हैं सामान्य ज्ञान के होते हैं और 2 पेपर जो होते हैं आपके विषय के होते हैं। चूँकि आप इतिहास पढ़े रहोगे तो इतिहास आप अपने विषय के रूप में चयन कर सकते हो। अब 7 हर विषय जो होते हैं सब्जेक्ट जो 250 नंबर के होते हैं। तो टोटल जो होते हैं वो 1750, 7 पेपर का 250 का 1750 नंबर मिल गया। अब उसमें से 500 नंबर जो होगा वो आपका एक विषय जो लिए रहेंगे वो विषय का रहेगा। चूँकि इतिहास लिया तो 500 नंबर का इतिहास हो गया, ठीक है। एक टॉपिक एक होता है निबंध का, निबंध लेखन। चूँकि आप निबंध लेखन अच्छा बेहतर तभी लिख पाएंगे जब आपको पुरानी पृष्ठभूमियों पर ज्ञान रहेगा, समझ रहेगा, है ना। वर्तमान पुरानी विषयों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। जब पुरानी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, पुरानी गलतियों को, पुरानी समस्याओं को समझ पाएंगे, तभी वर्तमान में उसका निदान आप बता पाओगे, भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त कर पाओगे। इसी को मैं बताया था ना इतिहास में। तो निबंध जब लेखन जो होता है वो 250 मार्क्स के होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको यदि इतिहास पढ़े रहेंगे तो एक अच्छा निबंध आप लिख पाओगे। तो 250 नंबर वहाँ पर भी आपको मदद करेगा। और चूँकि एक भी सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कला और संस्कृति के भी आते हैं, तो करीबन 250 वहाँ पर। तो 250 निबंध के 250, सामान्य ज्ञान के 250, 500 हो गए और 500 आपके सब्जेक्ट्स के। तो ये इतिहास पढ़ने से 1000 जो मार्क्स है उसको वहीं पर आप कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी 750 जो है अन्य सामान्य ज्ञान के पेपरों से भी आप अर्जित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो अभी भारत हमारे देश का सबसे जो टफेस्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी है उसको भी क्रैक कर पाओगे। तो वहाँ पर भी मेजर रोल प्ले करता है इतिहास विषय। उसी प्रकार से ये तो देश के स्तर पर हो गया, भारत के स्तर पर हो गया। उसी प्रकार के राज्य स्तर पर सबसे टॉप जॉब जो होता है उसको पीएससी बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। तो वहाँ पर भी इतिहास आपको काफ़ी मदद करेगा। जैसे कि पहला पेपर, अभी 2 पेपर प्रारंभिक इसमें भी होता है और इसमें फिर मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं, शायद 6, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बाकी 6 या 7 पेपर होते हैं। तो वहाँ पर भी प्रारंभिक पेपर में 2 पेपर में एक क्वालिफाइंग रहता है जो सामान्य ज्ञान का होता है। उसमें देखेंगे कि आपका भारत का सामान्य ज्ञान है तो भारत के इतिहास का एक पेपर पढ़ना पड़ता है आपको, वहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन आते हैं। उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ का इतिहास से भी प्रश्न आ जाएगा तो वहाँ से 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो 100 प्रश्न में 20 प्रश्न आपके इतिहास के ऐसे ही मिल जा रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ की जानकारी उधर से कुछ बना लेंगे, इधर से कुछ चीज़ को बना करके आप आसानी से क्वालिफाई वहाँ पर भी कर पाएंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र ही होता है इतिहास का। उसके बाद इधर इतिहास चूँकि पढ़े रहेंगे सामान्य ज्ञान में, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास भी आपको अच्छी तरीके से आएगा, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में भी वो मदद करेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी ये आपको इतिहास विषय काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उसी प्रकार से पीएससी यूपीएससी के चर्चा करने के बाद भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स निकालते हैं, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग, इसमें क्लरिकल सहायक ग्रेड 1 2 इस प्रकार का क्लरिकल पोस्ट, ये छोटे छोटे पोस्टों का इसमें चुनाव किया जाता है सेंट्रल स्तर पर। तो यहाँ पर भी हर जगह सामान्य ज्ञान की परीक्षाएं होती है और एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें इतिहास के 10 या 12 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी मदद करेगा। हम लोग देखते हैं कि एक और जॉब के लिए सरकारी एजेंसी है जो चुनाव करती है, वो है व्यापम हमारे छत्तीसगढ़ में। और व्यापम में भी जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें इतिहास के 8 से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे ही, और उस विषय को पढ़े रहेंगे तो वो आसानी से आपसे बन पाएंगे। इसी प्रकार से अभी रेलवे के जॉब्स में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी सामान्य ज्ञान का कोई भी प्रश्न पत्र होगा, उसमें इतिहास के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में इतिहास के 8-10 प्रश्न होंगे ही। उसी प्रकार के बैंक्स में भी जाएंगे तो इतिहास के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे ही। तो ये कुल मिलाकर देखे जाए तो जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें सामान्य ज्ञान का यदि प्रश्न पत्र होता है तो उसमें इतिहास के प्रश्न आते ही आते हैं, और वो आपको आगे लेकर के ही वो आपसे बनेंगे भी और वो आपको आगे करेगा प्रतियोगिता एग्जाम्स में जितने भी परीक्षाएं हैं। ठीक है, दूसरा जो चीज़ मैं चर्चा कर रहा था वो है महाविद्यालय और विद्यालय में अध्यापन कार्य। दूसरा जो मैं करियर विकल्प बता रहा हूँ कि एक स्कूल में आप टीचर का जॉब कर पाएंगे, दूसरा कॉलेजेस में आप प्रोफेसर बन पाएंगे। अब स्कूल में टीचर्स की जॉब्स कैसे बनेंगे, जैसे कि आप माने बीए बीएससी कर लिए, माने बीए किए हैं, उसके बाद एमएससी इतिहास किए, उसके बाद आप बीएड कर लेते हैं, या फ्लैट आप डीएड कर लिए, बीएड कर लिए, उसके बाद जो बीएड कर लिए हैं तो उसके पास 2 द्वार खुलते हैं। एक तो राज्य के अंतर्गत के स्कूलों में आप आसानी से बीएड करे रहेंगे, टेट एग्ज़ाम एक होता है उसको पास कर लेंगे, तो उसके बाद आपका इतिहास विषय से लेक्चरर के लिए आपका नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और ऑप्शन दे रहा है कि मान लीजिए राज्य के स्कूलों में आपका नहीं हो पाता है और आपका पढ़ाई अच्छा है तो सेंट्रल स्तर पर भी केंद्रीय जिसको विद्यालय बोला जाता है, जो केंद्र शासन द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, उन इस विद्यालयों में भी लेक्चरों की नियुक्ति होती है। तो वहाँ पर भी आप बीएड किए रहेंगे, सीटेट निकालना पड़ेगा, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको टेट यहाँ सीजी टेट बोलते हैं, उसको सी टेट बोला जाता है। उस टेट को एग्ज़ाम किए रहेंगे, बीएड पास किए रहेंगे और उस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, पास करेंगे तो आपको सेंट्रल लेक्चरर का पद मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बन सकते हैं टीचर्स लेक्चरर, है ना। इसके अलावा आप देखते हैं कि कॉलेजेस में प्रोफेसर्स कैसे बनेंगे। प्रोफेसर या जैसे कि, तो उसके लिए आप क्या किए कि सबसे पहले एमए हिस्ट्री से हो गया, एमए हिस्ट्री होने के बाद एमफिल भी किया जाता है, लेकिन पीएचडी हो गया, पीएचडी तक किया जा सकता है। एमफिल पीएचडी करने के बाद यदि वहाँ पर राज्य जो लेता है सेट एग्ज़ाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद होता है एक नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2 विषय आधारित टेस्ट होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स के आधारित पर ही इस एग्ज़ाम को होता है, और एक पेपर सामान्य ज्ञान का होता है। तो वो दोनों पेपर्स को आप चूँकि विषय पढ़े रहेंगे तो उससे पेपर बनेंगे और सामान्य ज्ञान का पेपर भी बनेगा, तो उससे आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ पीएससी या यदि नेट निकाले रहेंगे तो राज्य के माने देश के कहीं पर भी प्रोफेसर भर्ती होती है तो वहाँ पर प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा पास करेंगे और प्रोफेसर बन सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रोफेसर बनने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं।
इसके अलावा आप यदि बीए में इतिहास बीए माने बीए इतिहास करने के बाद एमए करने के बाद मान ली जाए इतिहास के कुछ क्षेत्रों में या कुछ विशेष सेगमेंट्स में आप कुछ एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको भी बहुत सारे और भी जॉब ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मैं एक चर्चा करता हूं कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है। जैसे कि ऐतिहासिक चीज़ें जो रखी जाती है, जैसे कि हो गया मूर्ति है, बर्तन है, सिक्का है, ये सब चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, भवन को संरक्षित किया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग एक है ना, जो भारत में लगभग 3600 इमारत, अभी ऐतिहासिक इमारत हमारे देश में है, उन 3600 ऐतिहासिक इमारतों की देख रेख करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है और उस वैकेंसी में आप आवेदन करिए और वहाँ पर जॉब इंटरव्यू के माध्यम से आप पास करेंगे या रिटन टेस्ट के माध्यम से आप पास करेंगे और आर्कियोलॉजिस्ट का पद आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से म्यूजियोलॉजिस्ट म्यूजियम होता है, तो म्यूजियम में जो ऐतिहासिक सामग्रियां होती है उसको संरक्षित किया जाता है, रखा जाता है दिखाने के लिए लोगों को, है ना, म्यूजियम है। तो वहाँ पर भी आप क्यूरेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे जॉब के ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। म्यूजियोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा उसके लिए। उसी प्रकार के आर्कीविस्ट मतलब जैसे कि अभिलेख हो गए, है ना, ताम्रपत्र हो गए, ये सब चीज़ जो है कलेक्ट्स करके रखे जाते हैं, है ना, लिखित चीज़ों को रखा जाता है एक स्थान पर, उस स्थान पे आर्कीविस्ट का पद मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अलग से आर्कियोलॉजिस्ट का डिप्लोमा करना पड़ेगा या म्यूजियोलॉजी का डिप्लोमा करना पड़ेगा, आर्कीविस्ट का डिप्लोमा करना पड़ेगा। ये सब डिप्लोमा करने के बाद आपको अच्छे जॉब के अवसर मिल सकते हैं। उसी प्रकार से टूरिज्म सेक्टर है एक। टूरिज्म मतलब पर्यटन के क्षेत्र में आप गाइड के रूप में कार्य कर सकते हैं। आपको इतिहास का अच्छा ज्ञान रहेगा तो आप गाइड के रूप में कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे चीज़ें जो हैं आप इतिहास विषय पढ़ने के बाद बन सकते हैं। दूसरा है एक और बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं प्रकाशक, पब्लिश करने की इतिहास पढ़े रहेंगे तो आप प्रकाशक बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं। एक अच्छा सोच समझ रखने वाला अच्छा आर्टिकल लिखने की क्षमता आपको डेवलप हो सकती है यदि पुरानी बातें सब जानते रहेंगे, अच्छी समझ रहेगी। लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। उसी प्रकार से विदेश मंत्रालय में हिस्टोरिकल डिवीज़न में आपको कई पद प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय में भी कुछ अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी जॉब के अवसर इतिहास के विद्यार्थियों को मिलता है। उसी प्रकार से इतिहास में आप रिसर्च और अनुसंधान कार्य भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से अनुसंधान कार्य प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमको इतिहास पढ़ने के से प्राप्त होते हैं और इतिहास हमारे लिए एक बेहतर करियर विकल्प उपलब्ध कराता है। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि आपको इतिहास को लेकर के जो मन में भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई होगी और इतिहास पढ़ने के काफ़ी लाभ हैं। और आने वाले समय में मैं ये सोचता हूँ कि यदि सभी बच्चे से मैं बात करता हूँ, चूँकि मैं खुद आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ और ये रायगढ़ जिला का 1993 का बैच, मतलब पहला ही बैच बोल सकते हो। दूसरा बैच का था एक्चुअली में, लेकिन उस समय पहले बैच में दो क्लास स्टार्ट करने के लिए, 5वीं 6वीं स्टार्ट करने के लिए दो बैच को लिया गया था। तो उसी बैच में मैं 5वीं में गया तो मैं सेकेंड बैच हुआ और 6वीं में जिन लोग गए उन लोग फर्स्ट बैच हुआ, तो पहले बैच के ही हूँ मैं। तो वहाँ से अध्ययन करने के बाद मैं कॉमर्स का अध्ययन किया था और कॉमर्स के अध्ययन करने के बाद बीकॉम भी कर लिया मैं, बीए। उसके बाद जब कंपटीशन के लाइन में गया
तब मुझे लगा कि कुछ ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो मेरे को कंपटीशन में फ़ायदा भी करे और मेरे को नॉलेज भी बढ़ाए। तो मैंने इसीलिए इतिहास पढ़ना शुरू किया और उसके बाद फिर एमए किया, है ना। तो काफ़ी लंबा समय मैंने पीएससी फाइट करने में लगाया, यूपीएससी फाइट करने में लगाया, बहुत सारे समय लगाया। उसी दरमियान में फिर सेट क्लियर किया और फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करके इतिहास का प्रोफेसर बन गया। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं कंपटीशन का, तो मैं सभी एग्ज़ाम्स में देखा हूँ कि इतिहास विजय के वजह से मेरे को हर जगह फ़ायदा होता था। कोई भी रिटन एग्ज़ाम मेरे से मिस नहीं होता था, मतलब लगभग पास ही करता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ या सब चीज़ों पे अपन, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक बेहतर जॉब चाहिए या एक प्रतियोगी कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक करना है, प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करने हैं, तो आप बिना इतिहास पढ़े उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। भले ही आज बीए में नहीं पढ़े, ठीक है, आज बीए में नहीं पढ़े, एमए में नहीं पढ़े, किसी और विषय से हम एमए कर लिए, बीए कर लिए, लेकिन जिस दिन आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, भले ही छोटा सा छोटा कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस तक, यूपीएससी तक, छोटा से छोटा कंपटीशन से लेकर के बड़े से बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आज नहीं पढ़े हैं, आपको अवसर मिल रहा है तो, लेकिन आपको यदि उस कंपटीशन एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा तो इतिहास से होकर के ही, गुजर करके ही, या उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी वो एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं उसके अलावा यदि कंपटीशन के एग्ज़ाम के अलावा भी नहीं कुछ कर पाते हैं तो मैं बताया था आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, आर्किविस्ट, टीचिंग का जॉब्स है, बहुत सारे और भी हमारे पास विकल्प मौजूद है। तो इस प्रकार से देखता हूँ कि इतिहास आज के डेट में बहुत ही लाभकारी विषय है, चूँकि ये दौर जो है प्रतियोगिता का दौर है और बिना प्रतियोगिता को पास किए कुछ भी यहाँ पर अपने जीवन को आसान नहीं बनाया जा सकता, बहुत कठिन हो जाएगा फिर जीवन को जीना, है ना, जीविकोपार्जन बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करो कि ये अवसर मिला है तो कुछ आगे आओ और इतिहास विषय को लो और अध्ययन करो। और भी मन में कुछ डाउट्स रहेंगे तो किसी दिन आप लोग मुझसे प्रत्यक्ष मिल करके या मेरे मोबाइल नंबर पे आप पर्सनली कॉल करके भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है, आप चाहो तो व्हाट्सएप में दिख जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, 8461864785 चौहान सर करके आप सेव कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो भी मन की जो भ्रांतियाँ रहेगी उसको मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।